ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम इतिहास के एक ऐसे वंश के बारे में पढ़ते हैं जिस वंश ने अपने भारत के जो सीमा को जो है एक चरमोत्कर्ष पर ले गया, या यूँ कहें कि भारत की जो है सीमा का विस्तार इतिहास के जो सर्वोच्च सीमा कहा जाए, जहाँ तक भारत के सीमा को आज तक किसी राजाओं ने नहीं विस्तार किया, वहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों, इस वंश के बारे में जानने से पहले हमें गुरु और शिष्य के बीच के जो संबंध होते हैं, उस संबंध के बारे में भी जरा दो पंक्ति पढ़ लेना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। दोस्तों, हमने अपने फ्रंट पेज पर इसको इसलिए लगाया है क्योंकि यह जो वंश है, ये इतिहास में एक गुरु और शिष्य के बीच के संबंध क्या होता है, इसका शिक्षा दे करके गया है। दोस्तों, इस वंश ने ये बताया है कि किस प्रकार से गुरु जो होते हैं वो एक अयोग्य और भ्रष्ट राजा को उसके पद से हटा भी सकते हैं, एक वंश का विनाश कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये भी क्षमता है कि एक छोटे से छोटे साधारण व्यक्ति को एक साम्राज्य का मालिक भी बना सकते हैं, एक साम्राज्य का विजेता भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, जो ये मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कोई बड़ा एक राजा नहीं था। ये क्या था, एक साधारण से कुलीन परिवार का था, शूद्र परिवार का था। तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना जो है नंद वंश के बाद हुई, या यूँ कहें कि नंद वंश के जो अंतिम राजा थे घनानंद, उनको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, ये नंद वंश को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किसने किया, ये हमको सबसे पहले जानना होगा। थोड़ा सा हमें रिबैक में चलना होगा, कुछ इसके पीछे जो तथ्य है, इसके पीछे जो कहानी है, उस कहानी को भी जानना होगा। तो दोस्तों, ये जो दौर था वो इतिहास का वो दौर था जिस समय भारत पर अलेक्जेंडर का आक्रमण हो रहा था। भारत के पश्चिमी सीमा पर जो है अलेक्जेंडर आक्रमण कर रहा था। 326 ईसा पूर्व में जो भारत अभियान अलेक्जेंडर ने शुरू किया था, तो 323 ईसा पूर्व तक वह भारत के पश्चिमी छोर पर आकर के जो सिंध राज्य था, सिंध प्रांत था, उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। और जो मगध के उस वक्त के जो राजा थे वह थे घनानंद, नंद वंश का शासन था। तो चाणक्य जो थे उस समय एक ब्राह्मण थे, एक पंडित थे। उन्होंने घनानंद को जाकर के ये संदेश देना चाहा, घनानंद को बताना चाहा, चूँकि घनानंद जो है अपना सारा समय जो है विलासिता में व्यतीत करते थे, मौज मस्ती में, नृत्य देखने में, ठीक है, दारू शराब में, हमेशा वो नशे में युक्त रहते थे। तो जब चाणक्य ने उनको जा करके ये सारी बातें बताई कि हमारे ऊपर एक संकट आने वाला है, हमारे राज्य के ऊपर एक संकट आने वाला है, तो जो घनानंद था, घनानंद ने चाणक्य को उसी सभा में अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस वंश का वो विनाश नहीं करेंगे, जब तक इस राजा का विनाश नहीं करेंगे, तब तक जो है वो शांति से नहीं रहेंगे। और यहीं से वो अपने कर्म में लग जाते हैं और फिर जाकर के वो तैयार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को वो सारी शिक्षाएं वो खुद से देते हैं जो एक राजा को होना चाहिए, एक कुशल राजा को होना चाहिए, एक कुशल सैनिक को होना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं जो है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। और फिर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच में युद्ध होता है।
चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के राजा घनानंद के बीच युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया। तो दोस्तों, ये मौर्य वंश के बारे में जानने से पहले हम जो चंद्रगुप्त मौर्य जो इस वंश का स्थापना किए थे, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये थे कौन के और किस प्रकार से इन्होंने अपने युद्ध कौशल का परिचय देकर घनानंद को हराया। तो दोस्तों, कहा जाता है इतिहास में जो है इनके जन्म की, इनकी जाति की अलग अलग घटनाएं हैं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। किसी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के ऐतिहासिक हैं, इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो एक शूद्र महिला के गर्भ से, उस शूद्र महिला का जो नाम था मूरा, उस मूरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जो नंद वंश के शासन काल में ही रहती थी, उन्हीं के क्षेत्र में रहती थी और वहीं पर जो है मूरा नाम की शूद्र महिला के गर्भ से जो है इनका जन्म हुआ था। जबकि बौद्ध ग्रंथ जो है वो इनको कुछ और बताता है, इनकी जाति कुछ और बताता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका जन्म नेपाल के तराई अंचल में जो गोरखपुर नाम का जगह है, वहीं से जो सटे हुए वहीं के पास के जो जगह है जिसका नाम है पिपहलीवन, क्या नाम है? पिपहलीवन नामक गणराज्य के जो राजा थे, उन्हीं के ये पुत्र थे। तो जो राजा पिपहलीवन नामक जो गणराज्य था, उसके जो राजा थे क्षत्रिय, तो बौद्ध धर्म ये कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्षत्रिय कुल के थे। दोस्तों, जो इनको चंद्रगुप्त मौर्य को जो युद्ध कौशल का ये कहें तो ट्रेनिंग, जो इनको ज्ञान दिया गया, वो चाणक्य के द्वारा दिया गया। क्योंकि चाणक्य पहले ही, हमने आपको बताया कि चाणक्य के अंदर पहले ही घनानंद के प्रति द्वेष था। उन्होंने संकल्प ले रखा था कि हम जो है एक ऐसे योद्धा को तैयार करेंगे, एक ऐसे राजा को तैयार करेंगे जो इस घनानंद अत्याचारी और पापी और विलासी राजा है, इस राजा का विनाश करेगा। और इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चंद्रगुप्त के मौर्य के अंदर वो कौशल देखा और उसी कौशल के कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यूँ कहें तो युद्ध कौशल की शिक्षा देना प्रारंभ किया। और फिर 322 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की नींव रखी। दोस्तों, मौर्य वंश की न सिर्फ नींव रखी, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन का, दोस्तों यह जो है ये मौर्य साम्राज्य का शासन क्षेत्र है। इतने बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य का, या यूँ कहें तो मौर्य वंश का शासन था। और इतने बड़े भूभाग में केवल कुछ ही ऐसे भूभाग हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के राजा, यानी जो बिंदुसार थे, जो अशोक थे, उन्होंने जीता था। वरना इन सारे भूभागों पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अधिकार कर लिया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था, तो उस वक्त जो नंद वंश की सीमा थी, वह नंद वंश की सीमा ये केवल यहीं तक सीमा थी। इतना ही दूर तक जो था वो नंद वंश का सीमा था। साथ साथ ये मथुरा, पाटलिपुत्र, आपका मगध जो गणराज्य उसके अंतर्गत आता है, पाटलिपुत्र, यहाँ पर आपका बोध गया, और यहाँ पर ये जो है इंद्रप्रस्थ, जो मथुरा का जो इलाका है, यहीं तक जो था नंद वंश का शासन था, यानी घनानंद का शासक था। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने युद्ध कौशल के दम पर, अपने मंत्रीगण, अपने सैनिक क्षमता के बल पर ये पूरे साम्राज्य का विस्तार किया था। कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का सेना था, उस सेना में लगभग 6 लाख
पैदल सैनिक थे और उसमें 9,000 जो थे वो हाथी वाले सैनिक यानी हाथी पर चढ़े हुए सैनिक और 50,000 से भी ज़्यादा घुड़सवार सैनिक थे। इन इतने बड़े सैनिकों को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग संपूर्ण भारत को रौंद डाला और साथ ही साथ जो पश्चिमी भारत है, जिसको कि अभी कुछ वर्ष पहले ही अलेक्जेंडर ने जीता था, इन सारे शहरों को, इस शहरों पर भी कब्जा कर लिया। क्योंकि अलेक्जेंडर जब इन सारे शहरों को जीता था तो अपना जो राजदूत था, अब उसका जो प्रिय सैनिक जो था सेल्यूकस निकेटर, उसको अपना ये राज्यपाट सौंप करके गया था। तो इन सभी क्षेत्रों पर, ये गांधार के जो क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों पर सेल्यूकस निकेटर राज्य करता था। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध करके उसको भी युद्ध में पराजित करके इन सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था तो उसे हराने के बाद उसे 4 राज्य जो है प्राप्त हुए थे। ये काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये जो पूरा इलाका है, ये सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए थे। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री कार्नेलिया थी, उस कार्नेलिया के साथ विवाह भी किया था। तो दोस्तों, आइए अब जरा सा हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो मगध साम्राज्य का मुख्य केंद्र था। यानी मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र ही थी। तो पाटलिपुत्र जो है ये एक ओर से गंगा नदी और एक ओर से इधर से जो है सोन नदी, ये दोनों के संगम पर बसा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ से इधर से उत्तर की ओर से, यानी उत्तर के हिमालय के तराई अंचल से गंडक नदी आकर के मिलती है। तो यह 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है पाटलिपुत्र। और इसी कारण से जो मगध साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना करके रखा था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये पाटलिपुत्र ही राजधानी था। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पाटलिपुत्र को इतना उन्नत, इतना विकसित और इतना सुसंगठित बना दिया था कि ये एक अभेद किला के रूप में परिवर्तित हो गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये जो पाटलिपुत्र था, ये लगभग 750 टावरों से घिरा हुआ था। टावर कहने का अर्थ ये होता है कि कहीं भी आजकल इंडस्ट्री वगैरह या कुछ भी ऐसा एरिया देखिएगा, डिफेंस का भी कुछ इलाका देखिएगा, जिसको कि पार्किंग चारों तरफ से राउंड में घेर करके और बड़े बड़े टावर पे जो है सुरक्षाकर्मी गार्ड करते हैं। तो उसी तरह का जो व्यवस्था था वो पाटलिपुत्र का था। और इसके चारों ओर लगभग 750 टावरों का निर्माण किया गया था। और साथ ही साथ इसके अंदर प्रवेश करने के लिए, पाटलिपुत्र के अंदर प्रवेश करने के लिए 64 दरवाजे बने हुए थे। कितने? 64 दरवाजे बने हुए थे। और इस पाटलिपुत्र की जो लंबाई और जो चौड़ाई थी वो भी जो चाणक्य है, चाणक्य के पुस्तक उसमें वर्णित है। चाणक्य का जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में ये जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। और कौटिल्य चाणक्य के जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, उसमें जो ये पाटलिपुत्र है, इसकी लंबाई को 9.33 मील बताया गया है। और साथ ही साथ इसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई को 1.75 मील बताया गया है। यानी जो इसका जो चौड़ाई, ये पाटलिपुत्र की जो चौड़ाई है, वह चौड़ाई काफ़ी कम है, परंतु इसकी जो लंबाई है वो लंबाई अधिक है। तो पाटलिपुत्र की लंबाई और चौड़ाई का वर्णन कितना है? तो 9.33 मील लंबा और 1.75 मील चौड़ा है। अब दोस्तों, आइए अब हम लोग इस मौर्य वंश से, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, उस सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग
क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन आंसर को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य वंश की जो स्थापना किया था दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और किसको हरा करके किया था? तो घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि किस वंश को हरा करके, या मौर्य वंश के पूर्व किस वंश का शासन था, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मौर्य वंश के पूर्व जो था किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के राजा को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो किस वंश के राजा? नंद वंश के राजा घनानंद को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह किस जाति का था? शूद्र जाति का था। परंतु आप लोग को बताए थे कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है, पुराण जो है कुछ और बताते हैं, और बौद्ध जो ग्रंथ है वह कुछ और बताते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, जबकि बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता का नाम था वह क्या था? मूरा। क्या नाम था? मूरा। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मदद की थी। तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मदद की थी? चाणक्य ने मदद की थी। और चाणक्य का और नाम क्या है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सेलुकस निकेटर कौन था। तो सेलुकस निकेटर जो था वह कौन था? सिकंदर का राजदूत और सेनापति। कहा जाता है कि जो सिकंदर का जो सबसे विश्वासी सेनापति था वह सेलुकस निकेटर ही था, और यही सेनापति के दम पर सिकंदर जो है विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। दोस्तों, अगर सिकंदर के बारे में अगर आपको जानना हो तो हमने पिछले वीडियो में पूरा सिकंदर के बारे में बताया है, जाकर के प्लेलिस्ट में और सिकंदर के बारे में देख लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप क्या दिया था। तो सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी पुत्री का विवाह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और साथ ही साथ 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये दोस्तों देखिए ये हमने राज्य लिख दिया है, ये अफगानिस्तान, जो काबुल कंधार जो थे वो अफगानिस्तान में थे, और हेरात जो था वो बलूचिस्तान में, और मकरान जो था वह सिंधु में था। तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु अगर सीधा प्रांत राज्य बोले तो ये जो 3 राज्य थे वो उसको प्राप्त हुए थे। और जगह में बोला जाए प्रसिद्ध जगह तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये प्रांत मिले थे उसको। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था वह यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या यूँ कहें तो मगध साम्राज्य के बारे में जो है विस्तृत वर्णन लिखा है अपने पुस्तक में। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी आपको बताए थे। तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और ये भी आपको बताए थे कि पाटलिपुत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। तो पाटलिपुत्र की लंबाई 9.33 मील और चौड़ाई जो थी वो 1.75 मील थी। और साथ ही साथ पाटलिपुत्र 570 टावर के द्वारा सुरक्षित था, और इसके कुल दरवाजे कितने थे पाटलिपुत्र के। तो 64 दरवाजे थे। 11 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका।
इस पुस्तक से जो है मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह दोस्तों एक पुस्तक जो है ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 12 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वह कौन है? तो चाणक्य है। चाणक्य, और चाणक्य का ऊपर में हम लोग पढ़े और नाम क्या? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। 13 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश का प्रमुख नगर कौन था? तो मौर्य वंश का जो प्रमुख नगर था वह 4 था: पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला। कौन कौन? पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में पाटलिपुत्र के लिए पलीबोथरा, जिसका अर्थ होता है द्वार वाला नगर, मतलब ऐसा नगर जिसमें प्रवेश करने के लिए द्वार लगे हो। तो दोस्तों आपको पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया कि कितने द्वार थे? तो पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र के कितने दरवाजे थे? तो पाटलिपुत्र के कितने? 64 दरवाजे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? तो दोस्तों ये जो पाटलिपुत्र की लंबाई और चौड़ाई का जो वर्णन है यह मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में ही इसका वर्णन मिलता है, जिसकी लंबाई 9.33 मील और चौड़ाई 1.75 मील थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन की देखभाल के लिए कितनी समितियां थी? तो मौर्य प्रशासन की देखभाल के लिए 6 समितियां थी। दोस्तों मौर्य का जो प्रशासन के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वर्तमान प्रशासन को आप देख लीजिए। जिस प्रकार का वर्तमान प्रशासन प्रणाली है और जिस प्रकार का वर्तमान मंत्रिमंडल पद्धति है, कुछ इसी तरह का जो पद्धति था वह मौर्य प्रशासन में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने सैनिक थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, चावला लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना में जो पैदल सैनिकों की संख्या थी वह थी, यहाँ पर दोस्तों देखिए ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 30,000 लिखा गया है, जबकि पैदल सैनिकों की संख्या 3 लाख है। और ये जो सैनिक का जो संख्या है दोस्तों ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इसका वर्णन मिलता है। घुड़सवार जो सैनिक थे वह 9,000 थे और हाथियों की जो संख्या थी वह 8,000 हाथी रथ थे। 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों पहले जो थे वो ब्राह्मण धर्म के थे। पहले कहा जाता है कि वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, वो शिव के अनन्य भक्त थे, परंतु बाद में जो है इस धर्म को त्याग करके उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और ये जो जैन धर्म की जो दीक्षा इनको दिया था वो भद्रबाहु ने दिया था। किसने? भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वह 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुआ था। कब? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर जो बैठा था वह था उनका पुत्र बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 22वां प्रश्न है कि बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि बिंदुसार ने कौन सी उपाधि ली थी? तो बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि ली थी। और यह अमित्रघात का जो अर्थ होता है वह होता है शत्रु विनाशक। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो था वो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन संप्रदाय? तो आजीवक संप्रदाय का
अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो किया था वह मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। किसने? मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। वायु पुराण में बिंदुसार को और किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार के नाम से संबोधित किया गया है। कौन सा नाम? भद्रसार या वारीसार। किसको? तो बिंदुसार को। बिंदुसार के शासनकाल में किस जगह पर दो विद्रोह हुए थे? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। 27 नंबर प्रश्न है कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सर्वप्रथम सुसीम को भेजा था और फिर बाद में अशोक को भेजा था। तो यहीं से क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक सबसे पहले युद्ध में कब गए थे? तो अशोक जो थे सबसे पहले युद्ध में तक्षशिला के जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने के लिए गए थे। 28 नंबर प्रश्न है कि बिंदुसार के प्रशासनिक सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बिंदुसार के जो प्रशासनिक सभा थे उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 500 और इन सदस्यों को खल्लाटक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खल्लाटक। मौर्य काल के किस राजा के काल में यूनानों के साथ अच्छा संबंध था? तो मौर्य काल के ये जो बिंदुसार के जो शासन काल है इस शासन काल में जो था यूनानों के साथ मौर्य काल का मौर्य वंश का बहुत ही अच्छा संबंध था। फिर 30 नंबर प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। अगला 31 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह था अशोक। अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो अशोक जो गद्दी पर बैठा था वह 269 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। और अशोक अपने कितने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था? तो अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से संबंधित है। अगले वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए सारे तथ्यों को सारे क्वेश्चन को अशोक से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उसको पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों मौर्य वंश में ये जो अशोक का जो खंड है अशोक का जो काल है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अशोक के जो शिलालेख हैं स्तंभ लेख हैं उससे जो है क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो अशोक के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसी वीडियो में अशोक से जुड़े सारे तथ्यों को सारे इतिहासों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप फिर से जो क्वेश्चन आंसर का जो हिस्सा है उसको आप फिर से देखिए। एक बार और अगर आप देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे और आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये रहा आपका मौर्य वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है उससे जुड़े क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना आपके लिए है। तो जय हिंद दोस्तों।